वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेट परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे, जो हमारी क्या है, एक तरीके से एसी क्वांटिटीज या एसी सर्किट के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इस यूनिट का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक सर्किट। यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है मैग्नेटिक सर्किट। थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने कहाँ भी डिस्कस कर लिया था, मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड कुछ टर्म्स को, जब हमने इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, एल इंडक्टेंस, तो वहां पर हमने इसकी थोड़ी बहुत टर्म क्या करी थी, डिस्कस करी थी। अब जो हमारा आगे का पूरा एसी सर्किट चैप्टर है, इस एसी सर्किट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक सर्किट या थोड़े बहुत लॉस यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, और तब हमारे वो क्या होंगे, पूरे आगे तक काम में आएंगे। चाहे फर्स्ट ये सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, या आगे की यूनिट में भी वो हमारे क्या रहेंगे, वैल्यूएबल रहेंगे। मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, इसका मतलब ऐसा सर्किट जिसमें हमें क्या चीज देखने को मिले, मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी स्टडी कर रहे हैं, वो सर्किट हमारे क्या होते हैं, मैग्नेटिक सर्किट होते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ रहे थे। जब हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़े, डीसी सोर्स के बारे में पढ़ा था, फिर उससे हमने कनेक्शन देखे थे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक सर्किट देख रहे हैं। और मैग्नेटिक सर्किट भी हम किससे देखेंगे, कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं है, एसी हमने कहीं पे अप्लाई कर रखी है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड से क्या रिलेशन होता है, या मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। तो एक तो मैग्नेटिक सर्किट हो गया कि हमारे पास मैग्नेट हो गई, चाहे वो नेचुरल मैग्नेट है या आर्टिफिशियल मैग्नेट है। हमें पता है कोई मैग्नेट होती है, उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और उनके बीच कोई ना कोई क्या रहता है, एक अट्रैक्शन का फोर्स रहता है। और हम क्या मान के चलते हैं कि ये एक इमेजिनरी फील्ड होता है, जिसमें हमारी लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होती हैं, चलती रहती हैं। और कोई भी अगर दो मैग्नेट रखी हैं तो उनके बीच में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। या मैग्नेट है, हम उससे आयरन को थोड़े बहुत क्या रख देते हैं, या आयरन को ही रख देते हैं, और मैग्नेट उसके पास ले जाते हैं, तो उनके बीच भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स नाम दे देते हैं। तो यहाँ हम मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इसका रिलेशन देखते हैं इलेक्ट्रिकल से, क्योंकि हम पूरी क्या चीज पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन है, या मैग्नेटिक सर्किट कौन से होते हैं। अगर हम किसी भी ऐसी जगह पर जहां हम सप्लाई दे रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, तो हम ये लेते हैं, या फिर ये हमारा क्या होता है, एक ऑरेस्ट्रेड ने इसको क्या करा था, इन्वेंट करा था, और इसके बारे में क्या करा था, एक प्रैक्टिकल करा था, कि अगर हम किसी भी कॉइल में कोई करंट फ्लो कराते हैं, तो हम क्या देखते हैं, उस कॉइल के चारों ओर राउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, कि अगर हम इसके आसपास क्या ले जाएं, एक मैग्नेट ले जाएं, या इसके पास क्या ले जाएं, कोई लोहे की रोड ले जाएं, तो हम क्या देखते हैं, लोहे की रोड या फिर लोहे के छोटे छोटा क्या ले लो, पाउडर फॉर्म ले लो। तो हम ये देखते हैं कि जब हम किसी मैग्नेट के मतलब किसी भी कॉइल के आसपास करंट फ्लो कराते हैं, तो क्या देखते हैं कि जब उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं ना, तो करंट फ्लो कराते ही वो जो मैग्नेट, जो हमने क्या कहा है कि आयरन के पाउडर होगा, वो आयरन का पाउडर उससे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और जैसे हम करंट फ्लो बंद करा देते हैं, वो आयरन का पाउडर उससे क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इससे पता चलता है कि जब हम करंट फ्लो कराते हैं किसी कॉइल में, तो उसके आसपास क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ये हम कैसे भी पता लगा सकते हैं, कि हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट उसके आसपास ले जाते हैं, या फिर जो मैग्नेटिक निडल होती है वो ले जाते हैं। तो जैसे ही करंट फ्लो कराता है और मैग्नेटिक निडल उसके आसपास ले जाते हैं, तो हम देखते हैं मैग्नेटिक निडल हमारी क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। तो मूव वो तभी करती है ना, जब कोई उसे नॉर्थ साउथ कोई सा पोल दिखता है, तभी मैग्नेटिक निडल मूव करती है। तो जब भी किसी में करंट फ्लो कराएंगे और मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसमें दो पोल बनेंगे, नॉर्थ या साउथ। तो उन पोल की वजह से ही हमें पता चलता है कि हाँ, इसमें कोई दो पोल बने हैं मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक निडल इस वजह से ही हमारी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इससे हमें पता लगता है कि कोई भी सर्किट, उसमें अगर करंट फ्लो हो रही है, तो उसके चारों ओर एक कैसा फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें हम क्या कहते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ लाइंस चलती हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, नंबर ऑफ लाइंस को फ्लक्स भी कह देते हैं। ये हमने जब स्टार्टिंग में इंडक्टेंस बताया था, तो वहां बताया था कि फ्लक्स हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस।
ऐसी फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, किसी कॉइल से अगर हमारी लाइंस चल रही हैं और बहुत सारी लाइन निकल रही हैं, तो जितना हमारा जो वो कॉइल है, उस कॉइल को जितनी लाइंस हमारी कट कर रही है, वो हमारा क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है। फ्लक्स होता है जो टोटल लाइंस उसमें से निकली, नंबर ऑफ टोटल लाइंस, और नंबर ऑफ टोटल लाइंस कट बाय अ कॉइल इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। तो वो होगा कब, जब उसमें क्या फ्लो करेगी, करंट। करंट फ्लो नहीं करेगी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में हम क्या कहते हैं, जब इसमें क्या होती है, कोई करंट फ्लो करती है, तो इसके करंट फ्लो करने पर इसके चारों ओर एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं, थंब रूल से या कॉर्क स्क्रू वाले रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल या कॉर्क स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं। मैक्सवेल ने दिया था कॉर्क स्क्रू रूल। तो यहाँ पर अगर करंट इस तरीके से फ्लो करती है, तो हम थंब को ऐसे रखें और इस तरीके से कर्ल फिंगर हमारी किसको शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक लाइंस। तो ये हमारा इस तरीके से शो कर रही है। ऐसे थंब ऐसे जाएगा तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसे शो करेगी। कॉर्क स्क्रू रूल क्या होता है, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हम अपने कॉर्क की डायरेक्शन रखें, जो पेचकस होता है कॉर्क, उसकी डायरेक्शन रखें, और जिस डायरेक्शन में, या ये कहें उसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, जिस डायरेक्शन में हमारा जो पेच होता है, स्क्रू होता है, वो टाइट होता है, बंद होता है, उस डायरेक्शन में अगर मूव करें अपने स्क्रू को, तो वो हमारी किसकी डायरेक्शन निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो जैसे ये करंट जा रही है, ये हमारा कॉक है मान लो, तो हमें स्क्रू को ऐसे टाइट करा, स्क्रू ऐसे टाइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन हमारी किसकी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर ऐसे रखें तो तब भी ऐसे टाइट होता है, तो इस तरीके से टाइट करें। अब हमारी बाहर की तरफ आएगी, तो अगर करंट बाहर है तो दोनों की हमें डायरेक्शन का क्या पता लग जाता है, फ्लक्स की डायरेक्शन का, या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें फ्लक्स किस डायरेक्शन में है उसका हमें पता लग जाता है। सेम ऐसे ही फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखो इस तरीके से ही रहता है, फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से ही हमारा इसमें क्या होता है, रहता है। तो अगर कहीं पर कुछ जगह हम करंट को और फ्लक्स को इस तरीके से भी दिखाते हैं, मान लो किसी गोले के अंदर क्रॉस बना है, या किसी गोले के अंदर क्या बना है, डॉट बना है, तो वो हमारी किसकी डायरेक्शन दिखाती है, करंट की डायरेक्शन दिखाती है। किसी के अंदर अगर हमारा डॉट बना है और किसी के अंदर हमारा क्या बना है, क्रॉस बना है, तो ये हमारा क्या दिखाता है कि करंट की डायरेक्शन हमारी कहाँ है, बाहर को। ऐसे ये हमारा क्या दिखाता है, मान लो करंट की डायरेक्शन हमारी क्या है, अंदर को है। तो अगर इसको लेंगे तो ऐसे लिया बाहर, और इस तरीके से ये घूमते हुए फिंगर हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके तरफ अगर तुम चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो तो इस तरीके से दिखाओगे। ऐसे ही अगर क्रॉस है, क्रॉस को हमने क्या कर रखा है, अगर अंदर है, तो क्रॉस अगर अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, इस तरीके से। तो अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन मान लो इसके चारों तरफ है, तो अगर हमने क्रॉस को ये क्या रखा है, अंदर की तरफ ये क्रॉस शो कर रहा है, तो अंदर की तरफ हमने अपना फिंगर ले लिया, सेम इसी रूल से कि ये थंब ले लिया, और ये वाली डायरेक्शन किसकी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की हो गई। तो इस तरीके से हमारा फ्लक्स का क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। नेक्स्ट चीज, और हम इसे में यहाँ और क्या चीज डिस्कस करेंगे, कि अगर मान लो कोई सोलेनॉइड है, मतलब सिंगल टर्न की कोई कॉइल है, इस तरीके से कोई कॉइल है, इसमें हमें फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकालना है, तो इसमें देखो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी तो रहेगा, कॉइल के चारों तरफ ऐसे ऐसे हर कॉइल के चारों तरफ रहेगा। तो अगर इस तरीके से फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ओवरऑल फ्लक्स तो निकाल ही नहीं पाओगे। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो कोई कॉइल होती है, ऐसे सोलेनॉइड होती है, सिंगल टर्न मतलब ऐसे टर्न करी हुई कोई कॉइल होती है, उसमें जो हम फ्लक्स देखते हैं, तो उसमें जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरीके से रहता है। इस तरीके से उसमें मैग्नेटिक लाइन निकलती हैं, जितनी भी मैग्नेटिक लाइन निकलेंगी वो इस तरीके से ही रहेंगी। कोई कॉइल होगी तो उसी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ये चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है। और अगर कोई कहे अब इस फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो हमेशा याद रखना यहाँ भी लगता है राइट हैंड थंब रूल। पर राइट हैंड थंब रूल में अब हमें यहाँ निकालनी है फ्लक्स की डायरेक्शन। तो याद रखना, जिस डायरेक्शन में तुम्हारी कॉइल है, कॉइल जैसे घूमी हुई है, कॉइल घूमने की डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर करेंगे। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन क्या है, तभी हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो अगर किसी ने कहा है करंट की डायरेक्शन ये दे रखी है, इस तरीके से करंट की डायरेक्शन दे रखी है, तो हम अपने थंब को तो वैसे थंब को छोड़ दो, जो हमारी कर्ल फिंगर है उसे करंट की डायरेक्शन में घुमाएंगे, और कर्ल फिंगर ऐसे सीधी नहीं रखेंगे, कॉइल जैसे रखी हुई है,
जैसे कॉइल टर्न करी हुई है वैसे अपनी कर्ल फिंगर करनी है, और कर्ल फिंगर ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जिस डायरेक्शन में करंट है वहां अपनी फिंगर को कर्ल करो। तो इस डायरेक्शन में करंट है, हमने फिंगर ऐसे कर्ल करी, तो जो थंब होगा वो हमारे किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये जो फ्लक्स यहाँ है, थंब ऐसे बाहर की तरफ है ना, तो जो फ्लक्स है वो इस तरीके से निकल रहा है। जो ये फ्लक्स है यहाँ पर, फ्लक्स की डायरेक्शन हमारी इस तरीके से क्या हो रही है, शो हो रही है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमें नॉर्थ और साउथ पोल पता हो तो फ्लक्स निकल सकता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारी मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, चलती हैं, तो फ्लक्स की डायरेक्शन में क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ हमें करंट की डायरेक्शन पता थी तो राइट हैंड थंब रूल लगेगा। अगर कहीं हमें करंट की डायरेक्शन पता है और फ्लक्स की निकालनी है तो बस कर्ल कर लो फिंगर को किसमें, और ये रूल किसके लिए, अगर जहां पर कॉइल लपेटी जाती है, जहां पर हमारी क्या लपेटी जाती है, कॉइल, तो वहां पर जो फ्लक्स होता है वो इस तरीके से शो किया जाता है। ऐसे ऐसे चारों तरफ तो पूरे वायर में कर नहीं सकते, ऐसे तो कभी हम निकाल ही नहीं पाएंगे फ्लक्स का। तो जो ओवरऑल निकलता है वो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कॉइल के चारों तरफ रहता है। तो ये फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसमें, सिंगल टर्न कॉइल में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आते हैं फेराडेज लॉ। या फेराडे लॉ से पहले हम एक चीज और देखते हैं कि अगर हमने पढ़े थे लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, ये पढ़ा था हमने, एक लेफ्ट हैंड रूल होता है और एक राइट हैंड रूल होता है। एक हमारा होता है जनरेटर के लिए, एक हमारा किसके लिए होता है, मोटर के लिए। जनरेटर मोटर क्या होती है, जो भी चीज मैकेनिकल एनर्जी देने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे वो जनरेटर। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो और हमें मिले मैकेनिकल एनर्जी, वो हमारा क्या होता है, मोटर होता है। तो एक होता है हमारा राइट हैंड रूल, एक और होता है हमारा लेफ्ट हैंड रूल। जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल होता है वो हमेशा होता है, याद रखना, मोटर के लिए, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है फोर्स या वेलोसिटी के बारे में। जबकि जो हमारा राइट हैंड रूल होता है वो जनरेटर, तो जनरेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हमें बताता है ईएमएफ के बारे में। तो हम ये दोनों रूल यहाँ देख लेते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल हमेशा किस लिए यूज होता है, अगर हमें किसकी डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स की। तो याद रखना ये किसके लिए यूज होता है, मोटर। और रूल बिल्कुल सेम है, रटने की यहाँ नीड नहीं है, रूल बिल्कुल सेम है। जो लेफ्ट है सेम राइट है, बस याद रखना है डायरेक्शन की वजह से लेफ्ट और राइट में हाथ चले गए हैं। एक फोर्स बताता है और एक क्या बताता है, ई, मतलब वोल्टेज को बताता है। अगर लेफ्ट हैंड रूल की बात करें, लेफ्ट हैंड रूल में क्या करना है बस, कि हम अपने लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर, मतलब 2 फिंगर 1 थंब को इस तरीके से रखना है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का क्या बनाते हो, एंगल बनाते हैं। तब इस कंडीशन में जो हमारा थंब है इस पे नाम लिख लेना FBI, FBI, F is force, B is magnetic field and I is current, FBI। अगर हमने इस तरीके से इन्हें क्या कर दिया, शो कर दिया, तो अगर हमें क्या निकालना है, मोटर के लिए क्या निकालने के लिए यूज होता है लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स निकालने के लिए। तो F को तो ऐसे रहने दो, B और I। हमें हमेशा क्या चीज दी होती है, मैग्नेटिक फील्ड दिया होता है ना। मोटर है तो करंट हम देंगे, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालना अभी हमने देख लिया। तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखें कि जो हमारी मिडिल वाली फिंगर है या सेकंड फिंगर है इसको हम करंट की डायरेक्शन में रखें, तो मान लो करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ दी हुई है तो हमने करंट की डायरेक्शन में रखा, तब जो हमारी सेकंड फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हमने करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालना भी बताया था। तो सेकंड फिंगर को हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, फर्स्ट फिंगर को रखें करंट की डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर को रखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तब जो हमारा थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। फोर्स या वेलोसिटी कुछ भी कह सकते हो। तो जो हमारी मोटर घूम रही होगी उसमें फोर्स कहाँ लग रहा है वो हमारा ये बता देगा। तो मोटर के लिए या फोर्स निकालने के लिए हम कौन सा रूल देखते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। और जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजिकल्स टू क्या होता है, BIL साइन थीटा, या मैक्सिमम के लिए साइन थीटा इजिकल्स टू 90 डिग्री पे F इजिकल्स टू क्या होता है, BIL। ये हमारा फोर्स का जनरेटेड फोर्स, मतलब जितना भी फोर्स जनरेट हुआ है उसका फॉर्मूला होता है, यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, ये हो गया फोर्स और लेफ्ट हैंड रूल। अब आते हैं हम राइट हैंड रूल पे। अगर हम राइट हैंड रूल की बात करें, राइट हैंड रूल क्या होता है, जनरेटर, मतलब अगर कहीं पे वोल्टेज जनरेट हो रही है वो हमारी किससे होगी, फेराडेज लॉ से, अभी बता देंगे। तो राइट हैंड रूल हमारा किस लिए है, याद रखना कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, राइट हैंड रूल की, राइट हैंड रूल की, राइट हैंड रूल होता है मोस्टली हमारा जनरेटर, मोस्टली क्या, जनरेटर के लिए ही होता है। किसके लिए ही होता है, जनरेटर के लिए ही होता है। अब जनरेटर क्या कहता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो चाहे करंट की वैल्यू निकालनी हो, करंट की डायरेक्शन, या ई की वैल्यू निकालनी हो, तो जो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी ई जनरेट करता है तो ई इज इक्वल्स टू होता है BLV साइन थीटा।
BLV साइन थीटा, ये हमारा किसमें होता है, वोल्ट में। तो ये हमारा होता है ई की वैल्यू। अब ई तो निकल गया हमारा क्वेश्चन से, अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो सेम जो चीज यहाँ करी थी वही यहाँ, बस अब क्या हो जाएगा, हाथ इस तरीके से, राइट हैंड ऑफ सेम FBI। तो आई जहां पर है वही ई, चाहे करंट का हो चाहे क्या कहो EMF, तो जो EMF होगा ई वही हमारी करंट की डायरेक्शन भी होगी FBI। तो अब हम जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फोर्स हम देते हैं, फोर्स या वेलोसिटी हम देते हैं। तो अब क्या करना है, हमें अपने थंब को जहां फोर्स है उसकी डायरेक्शन में रखना है, और बी को किस में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो हमारी सेकंड फिंगर होगी या मिडिल फिंगर होगी वो हमारी किसकी डायरेक्शन को शो करेगी, EMF या करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। ये हमारा क्या है, राइट हैंड रूल। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बस क्या करना है, यहाँ थंब को फाइंड आउट करना है, यहाँ सेकंड फिंगर को फाइंड आउट करना है, यहाँ थंब फोर्स है, यहाँ सेकंड फिंगर ई है। तो ये हमारे कौन से रूल हो गए, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल हो गए फॉर फाइंडिंग फोर्स और EMF डायरेक्शन इन एनी सर्किट। किसी भी जगह पर या इन जनरेटर और मोटर वी कैन फाइंड आउट E एंड F वेरी इजीली फ्रॉम राइट हैंड एंड सेकंड हैंड लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और इक्वेशन से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल से, इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं E की, जनरेटेड वोल्टेज और जनरेटेड फोर्स की, कितना फोर्स हमने उससे क्या करा है, जनरेट करा है, कितना फोर्स उस पर लगा है मोटर पर, ये दोनों चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेराडेज लॉ। ये सारी चीजें आप 12th के में पढ़ चुके हैं, बस एक तरीके से ये रिवीजन चल रहा है मैग्नेटिक सर्किट का, ताकि आगे किसी चीज में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है हमारा फेराडेज लॉ। फेराडे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा था, एक लॉ दिया था जो हमारे सारा जगह जहाँ ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, सब में काम आ रहा है। एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के भी लॉ है, ठीक है, एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी प्रिंसिपल है जो फेराडेज लॉ हम पढ़ते हैं। फेराडेज ने क्या कहा था कि फ्लक्स लिंकेज हमने पढ़ा था कि फ्लक्स होता है ऐसे किसी कॉइल से, जितना फ्लक्स क्या कर रहा है उस कॉइल को कट कर रहा है वो हमारा क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है। टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स कट बाय अ कॉइल, ठीक है, वो हमारा क्या है, फ्लक्स लिंकेज है, या टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक बाय कॉइल, कॉइल के बाहर नहीं, कॉइल से जितना फ्लक्स लिंक कर रहा है वो हमारा क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है। अब हमारा जो फ्लक्स लिंकेज होता है इसे हम शायद से शो करते हैं। तो फेराडेज ने ये कहा था, whenever in a coil any change in flux linkages, किसी भी जगह मतलब किसी भी कॉइल में अगर फ्लक्स लिंकेज में कोई चेंज हो रहा है, then there is voltage induced in a coil, तब हमारा क्या होगा, जो वो कॉइल होगी उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी, वोल्टेज का हो चाहे EMF इंड्यूस हो जाएगी। तो क्या है फेराडेज लॉ कि जब कभी भी कोई कॉइल है उसमें फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा या फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स भी बोल सकते हैं, फ्लक्स लिंकेज भी कह सकते हैं, कि अगर कभी भी किसी कॉइल में फ्लक्स लिंकेज में चेंज आ रहा है, then the coil will produce EMF in it, और then the coil will produce voltage in itself। तो क्या है फेराडेज लॉ कि किसी भी कॉइल में अगर क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा, डी फ्लक्स लिंकेज क्यों हमने कह रखा है, या डी नहीं दिखाना चाहते हो तो ये कह दो डेल्टा, φ2 - φ1 भी ऐसे कह सकते हो। तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, चाहे E लिखो या V लिखो। तो ये है पहला वो कि E इज प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या कह दिया, डेल शाय यहाँ पर कह दिया, शाय को हम क्या भी लिख सकते हैं, शाय बराबर क्या होता है, N∅ यहाँ पर होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस बाय अ कॉइल, तो शाय हमारा क्या होता है, N∅ होता है, तो N∅2 - N∅1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसी कॉइल में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, सेम है। तो शाय को हम क्या भी लिख सकते हैं, N∅2 - N∅1, इस तरीके से भी यहाँ हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा होता है फेराडेज का जो फर्स्ट लॉ है कि फ्लक्स लिंकेज में अगर कुछ चेंज आएगा तो EMF प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एनी चेंज इन फ्लक्स लिंकेजेस विल प्रोड्यूस EMF इन द कॉइल। सेकेंड लॉ, मतलब फेराडेज ने सेकेंड बताया था कि जो फ्लक्स लिंकेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू EMF प्रोड्यूस इन अ कॉइल, जो कॉइल में EMF प्रोड्यूस हुआ है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के, कि E इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो E इज प्रोपोर्शनल टू या E इज इक्वल टू हमारा किसका आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, एक तरीके से ये हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट को ही थोड़ा एक्सपेंड करके हमारा कौन सा लॉ बना है, सेकंड लॉ बना है, दोनों को हमने यहाँ क्या कर दिया है, अगर कंबाइंड कर दिया तो हमारा ये क्या आ जाएगा निकल के,
E इज इक्वल टू, या E इज प्रोपोर्शनल टू भी लिख सकते हो, d शाई बाय dt। शाई हमारा क्या होता है, n फाई होता है, तो n d फाई बाय dt, ठीक है। और d की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं, डेल्टा, डेल्टा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मतलब और क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, n फाई टू माइनस फाई वन अपॉन T2 माइनस T1। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, टाइम में चेंज। तो एक तरीके से ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या एंड डेल फाई अपॉन डेल टी भी लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी की जगह, ठीक है। तो ये हमारा फेराडेज लॉ होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इज प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल। ये हमारा फेराडेज का लॉ है। अब जब फेराडेज लॉ आया तो एक लॉ हमारा लेंज ने भी दिया। फेराडेज लॉ में लेंज ने भी कुछ देखा। लेंज ने क्या बताया कि जो भी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन, कि जो भी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो अपने ही कॉज का अपोज करती है। कॉज क्या है, फ्लक्स चेंज। तो अपना ये कॉज फ्लक्स चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। और इस अपोज को दिखाया किससे, माइनस साइन से। तो इसमें अगर हम माइनस साइन इस तरीके से लगा दें तो ये हमारा किसको शो करता है, लेंज लॉ को शो करता है। तो ये पूरा फॉर्मूला हो जाता है हमारा, E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस साइन इज शोइंग द लेंज लॉ। माइनस साइन हमारा क्या शो कर रहा है, लेंज लॉ शो कर रहा है, जो हमारा क्या बताता है कि ईएमएफ प्रोड्यूस, ईएमएफ और करंट, ईएमएफ है तो सर्किट क्लोज करोगे तो करंट भी होगा। ईएमएफ और करंट इन अ कॉइल विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। जो ये जनरेट हुई है ईएमएफ या करंट फ्लक्स लिंकेज के चेंज होने पर, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ये ईएमएफ अपने ही कॉज का क्या करेगा, अपोज। और कॉज क्या है, फ्लक्स में चेंज होना ही कॉज है। फ्लक्स में चेंज हुआ तभी ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, तो इसका अपोज, अपोज करने के लिए किसका साइन लगा दिया, माइनस का, ठीक है। तो इसका मतलब डी फाई बाई डी टी की जो भी वैल्यू होगी उसका ही अपोजिट हमारा माइनस में किसकी वैल्यू होगी, ई की। तो करंट, अगर इसी ई से करंट प्रोड्यूस हो, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, जिस सर्किट में प्रोड्यूस हुआ है, उस सर्किट को अगर हम बंद कर दें तो उसमें करंट भी फ्लो होने लगेगी। तो इसका मतलब वो करंट भी जस्ट कैसी होगी, जो मेन फ्लक्स है उसके अपोजिट होगी, या जो मेन करंट होगी उसकी क्या होगी, अपोजिट होगी। ये चीज याद रखना, ये जो मेन फ्लक्स है, तो ये जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ चाहे अब अपना फ्लक्स दे, ये ईएमएफ चाहे अब अपनी करंट दे, वो सारी चीजें इस वाले फ्लक्स का क्या करेंगी, अपोज करेंगी। ये हमारा क्या होता है, लेंज लॉ होता है, ठीक है। ये फैराडे लॉस, लेंज लॉ आपका काम आएगा आगे, जो भी पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे, मोटर्स, जनरेटर, जो भी पढ़ते हैं वह हमारा फैराडेज लॉ, या ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इसे कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों कहा, कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों सर्किट के कारण यहाँ क्या हुआ, इंडक्शन हुआ, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस ही तो हुआ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चीज से। इसका मतलब हमने क्या करा था, फ्लक्स में चेंज करा है, तो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, या फिर ईएमएफ की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो हमने लेंज लॉ यहाँ पे पढ़ा, हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, फैराडेज लॉ पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक सर्किट में ही एमएमएफ के बारे में। एमएमएफ हमारा क्या है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, एमएमएफ शॉर्टकट में। जिस तरीके से ईएमएफ होता है किसी भी सर्किट में, हमारा ईएमएफ या सप्लाई जरूरी होती है, ऐसे किसी सर्किट में किसके लिए, करंट फ्लो के लिए, करंट के स्टैब्लिशमेंट के लिए। उसी तरीके से हमारा क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, किसी सर्किट में फ्लक्स को स्टैब्लिश करने के लिए जो फोर्स नीड होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एमएमएफ कहलाता है। एमएमएफ इज द फोर्स विच इज नीड to establish a flux in a circuit, in a magnetic circuit or in a circuit। वो हमारा क्या होता है, एमएमएफ होता है। तो एमएमएफ हमारा क्या हो गया, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, किसी भी सर्किट में फ्लक्स को स्टैब्लिश करने के लिए जिस फोर्स की हमें क्या चाहिए होती है, नीड चाहिए होती है, वो हमारा एमएमएफ होता है। तो एमएमएफ इक्वल्स टू आता है, अगर कहीं पर भी एमएमएफ जनरेट हो रहा है, मतलब जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स को ही तो स्टैब्लिश कर रहा है, और जो फ्लक्स हमारा बना है वो करंट देने से तो बना है। तो किसी कॉइल में
कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसी के हिसाब से करंट जाती है, उसी के हिसाब से उसके अक्रॉस क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है। तो एमएमएफ इज इक्वल्स टू हमारा होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट फ्लोइंग इन दैट नंबर ऑफ टर्न्स। करंट फ्लो जितना उस नंबर ऑफ टर्न्स में कर रही है, और नंबर ऑफ टर्न्स हमारा क्या होता है, एमएमएफ। एमएमएफ जब हमें पता होगा कितने नंबर ऑफ टर्न है, एक कॉइल में एक टर्न है तो 1 लिख दो, आई के बराबर हो गया। तो फोर्स जो है हमारा करंट से ही फ्लक्स एस्टैब्लिश हो रही है, तो जिस हिसाब से करंट देंगे उसी हिसाब से उसमें फ्लक्स बनेगा। तो एमएमएफ फिजिकल्स टू क्या होता है, एनआई। एनआई तो यूनिट इसकी क्या हो गई, एम्पियर टर्न, एम्पियर आई की और टर्न एन की। तो एमएमएफ की यूनिट हो गई एम्पियर टर्न। ठीक है, 80 शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो एमएमएफ को हम क्या भी लिख देते हैं, एफ से भी शो कर देते हैं। एमएमएफ को कई बार किससे भी शो कर देते हैं, एफ से भी शो कर देते हैं। एमएमएफ के बाद नेक्स्ट चीज हमारी आती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या आती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमारी क्या होती है, इसे हम शो करते हैं एच से। किससे शो करते हैं, इसे हम एच से शो करते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, कोई भी सर्किट होता है उसमें एक फोर्स चाहिए होता है, या जो दो पोल होते हैं उनके बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। इसी तरीके से यहाँ क्या हो गया, मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो गए। लेकिन कोई सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए या फ्लक्स को बनाने के लिए कि कितना इसमें मैक्सिमम फ्लक्स हम जनरेट कर सकते हैं, तो वो किससे डिपेंड करता है, कितनी करंट उसमें दे सकते हैं। कितनी करंट का मतलब क्या, कितनी सप्लाई उसे दे सकते हैं। तो जो हमारी वैल्यू होती है सप्लाई की या करंट की, वो हम कितनी मात्रा में दे रहे हैं जिससे उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो हमारी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, सेम हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम किससे शो करते हैं, एफ से। तो एफ इज इक्वल्स, सॉरी एच से, एच इज इक्वल्स टू होता है, या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो हमने पीछे पढ़ा था एमएमएफ, मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ लिख भी देती हूँ, मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटोमोटिव फोर्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट डिवाइडेड बाय मीन लेंथ ऑफ सर्किट, मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। चाहे खाली लेंथ लिखा हो या मीन लेंथ लिखा हो, एक ही बात होती है, मीन लेंथ ऑफ सर्किट। मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमने एमएमएफ कितना पढ़ा था, एनआई, और मीन लेंथ कितनी है, मान लो किसी की मीन लेंथ एल दे रखे, वो डिपेंड करता है कि क्या दिया है, कोई वायर गोल दिया सिलेंड्रिकल तो वहां पे 2 पाई आर अपने आप लिख दोगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है, पाई आर स्क्वायर जहां पर जिस तरीके का दिया है वो इस तरफ से मीन लेंथ लिखी जाएगी। ठीक है, तो एन आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी निकलता है, एन आई इज इक्वल्स टू एच एल। तो कहीं कहीं पे हम एमएमएफ को क्या भी लिख देते हैं, ये जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है एमएमएफ को एच एल के बराबर भी लिख देते हैं, क्योंकि एमएमएफ बराबर एनआई होता है, एनआई बराबर एच एल आया, तो एमएमएफ बराबर भी हम कितना लिख देते हैं, एच एल यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसे हम शो करते हैं म्यू नोट से। क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, म्यू नोट। जैसे एक तरीके से क्या, सॉरी परमिटिविटी लिखते हैं, परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, म्यू नोट। जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में परमिटिविटी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। इसी तरीके से वो क्या करता है, वो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की में को इस्टेब्लिश होने से रोकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वो इस्टेब्लिश हो रहा है उसका क्या करता है, अपोज करता है। जबकि जो परमेबिलिटी होती है ये हमारी क्या करती है, सपोर्ट करती है। ये कितना मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी जनरेट हो रहा है उसको ये क्या करती है, सपोर्ट करती है, परमेबिलिटी। जिसकी परमेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो परमेबिलिटी सपोर्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड टू इंक्रीज इट और सेटअप इन अ फील्ड। किसी भी फील्ड में सेटअप होने के लिए ये उसको क्या करती है, इनकरेज करती है, एक तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई मटेरियल या कोई कॉइल हमारी किस में रखी हुई है, एयर में रखी हुई है, तो उसकी जो वैल्यू हो गई, उसको जो मैग्नेटिक फील्ड की एक फिक्स वैल्यू हो गई, उसकी क्या हो गई, एक तरीके से क्वालिटी हो गई जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने में हेल्प कर रही है, वो हमारी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कहलाती है। इसे हम किससे शो करते हैं, म्यू नॉट से इसे हम शो करते हैं। तो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू हम क्या देते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी डिवाइड बाय फ्लक्स इंटेंसिटी, या मैग्नेटिक फील्ड की
इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है, ये हमारी होता है म्यू नॉट की वैल्यू। तो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू हम यहां से लिख देते हैं बी अपॉन एच। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की हम ये मान लेते हैं बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है, और एच मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तब जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है वो हमारी कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। म्यू नॉट इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। अब एब्सोल्यूट हमने कब कहा, एब्सोल्यूट हमेशा कब होती है, जब हमारा क्या है, एयर है, सर्किट में क्या है, एयर है, उस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड की परमेबिलिटी। अब नेक्स्ट टर्म हमारी है रिलेटिव, रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी को हम शो करते हैं म्यू आर से, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी को किससे शो करते हैं, म्यू आर से। रिलेटिव क्या होती है, रिलेटिव अब है अगर हमारा हमने जो मैग्नेटिक फील्ड की परमेबिलिटी निकाल रहे हैं किसी मीडियम में, अब हमने कॉइल क्या रखी है, किसी मीडियम में रखी है, तब हम क्या करें, अपनी कॉइल को कंपेयर करें। हम यहाँ पर अब क्या करें, अपनी कॉइल को कंपेयर करें कि जब वो किसी मीडियम में रखी है और जब वो एयर में रखी है, तो जो मीडियम में फ्लक्स डेंसिटी होती है और एयर में फ्लक्स डेंसिटी होती है, उनका जो रेशियो होता है वो हमारी क्या कहलाती है, रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाती है। तो इसका मतलब हम रिलेट कर रहे हैं, किसी मीडियम में रख के और एयर में रख के हम क्या कर रहे हैं, इसको रिलेट कर रहे हैं। तो किसी मीडियम में फ्लक्स डेंसिटी और एयर में फ्लक्स डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाता है। तो याद रखना इसे कि रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर हमारी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी इन किसी मीडियम में। तो यहाँ चाहे मैं मीडियम के लिए इन मीडियम लिख दिया यहाँ, ठीक है, मीडियम में, और एयर में, एयर में जो हमारी है यहाँ पर, अच्छा म्यू नोट की वैल्यू लिख देते हैं। म्यू नोट की वैल्यू ना फिक्स होती है, म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ यूनिट होती है इसकी हेनरी पर मीटर, ठीक है। म्यू नोट की वैल्यू फिक्स है क्योंकि एयर के लिए यहाँ एयर में इसे हमने दिया गया, ठीक है। इसलिए म्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या है, बी इन मीडियम अपॉन बी इन एयर। ये हम किसको लिख सकते हैं, म्यू आर को लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो बी की वैल्यू यहाँ पर हो गई, या हम इसका एक फॉर्मूला और भी कह सकते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला इसका और भी बन सकता है, बी एच वाली वैल्यू को लेकर भी बन सकता है। अब म्यू आर इज इक्वल्स टू यहाँ क्या होता है, बी इन मीडियम और बी इन एयर यहाँ पर हमारा आ गया। बी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, जो हमने पीछे भी पढ़ा, बी बराबर हमारा क्या होता है, म्यू एच होता है। बी इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, म्यू एच होता है। ये किसी मीडियम में है तो मीडियम वाले को म्यू नाम दे दिया, और ये एयर में है, ए वाले को क्या नाम दे दिया, म्यू नॉट दे दिया। तो एच से एच तो फील्ड की इंटेंसिटी है ना जो हमने दी है, तो म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, या म्यू इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो ये वाला जो म्यू है ये क्या होती है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ये होती है हमारी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। जो म्यू आर की वैल्यू होती है यही मेन है, ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। एयर के लिए ये कितनी होती है, 1, एयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसीलिए हमने कहा था अगर मैं यहाँ म्यू आर को 1 रख दूं तो म्यू इज म्यू नॉट आ गया, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई। तो इसलिए हमने कहा था एयर में ये वाली जो पीछे वाली वैल्यू थी ये हमारी किस में थी, जो ये वैल्यू आ गई परमेबिलिटी की, ये हमारी किस में आ गई थी, एयर में। ये हमने यहाँ एब्सोल्यूट लिख दिया था, रिलेटिव हो गई, एयर में परमेबिलिटी हो गई। एब्सोल्यूट तो यही वाली हमारी होती है, एब्सोल्यूट हमारी यही म्यू वाली ही हमारी क्या रहती है, एब्सोल्यूट वैल्यू रहती है। जो पीछे वाली परमेबिलिटी थी वो रिलेटिव थी, ये हमारी परमेबिलिटी किस में होती है, एयर में, परमेबिलिटी इन एयर, ठीक है। यहाँ वैक्यूम, परमेबिलिटी इन एयर और परमेबिलिटी इन क्या, वैक्यूम, ये हमारी यहाँ पर रहती है।
तो हमने क्या करा, एएम में परमिबिलिटी और इसका रेशियो यहाँ पर निकाल दिया, तो एब्सोल्यूट परमिबिलिटी भी हमारी क्या हो गई, यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। तो तीन तरीके की होती है, मेन दो ही होती है, एक रिलेटिव को पूछते हैं या एब्सोल्यूट को भी कहीं कहीं पे क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो तुम्हारा यहाँ पर है, नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट और क्या क्या पॉइंट तुम्हारे इसमें बचते हैं जो पढ़ाने हैं, वो पॉइंट आपके आते हैं। कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो जो सिलेबस में है, क्योंकि ये सिलेबस चेंज हुआ है, पहले बहुत वाइड था, अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है वो है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस बहुत छोड़ छोड़ के मतलब वो टॉपिक पढ़ाने हैं जो अब के सिलेबस में है, पहले सिलेबस बहुत वाइड था, ठीक है। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस को शो करते हैं एस से। पीछे वाले में कंफ्यूज मत होना, ये चीज याद रखना, ये परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस है, इसे एब्सोल्यूट लिख दिया था शुरुआत में, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी, किसकी, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी, परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, ये रिलेटिव ही होती है या एब्सोल्यूट ही होती है, ठीक है। रिलक्टेंस, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है जो क्या करता है, करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, सेम रेजिस्टेंस की तरह ही क्या होता है, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या करता है, किसी भी सर्किट में अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, तो उस मैग्नेटिक फील्ड बनने का क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल या प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट विच अपोजेस द cause या which opposes the setup of flow of flux, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के सेटअप होने का या मैग्नेटिक फ्लक्स से फ्लो करने का अपोज करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रिलक्टेंस कहलाता है, जिसे हम किससे शो करते हैं, एस से। एस भी सेम रेजिस्टेंस की तरह है, इज प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे R बराबर होता है रो एल अपॉन ए, सेम एस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, जितनी लंबी लेंथ होगी उतना ही रिलक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने में मुश्किल होगी, जितनी लंबी लेंथ होगी, जितना ज्यादा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, अब लेंथ नहीं क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उतनी ही रिलक्टेंस क्या लगेगी, कम लगेगी। ये चीज हमें क्या रखनी है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं 1/μ L/A। तो वहां पर रो होता था, यहाँ क्या होता है, म्यू होता है, और तुम्हें पता है वहां रो रेजिस्टिविटी होती थी, जबकि यहाँ जो म्यू है वो क्या है, परमेबिलिटी, जो हेल्प करता है। तो रेजिस्टिविटी तो अपोजिट थी इसलिए ऊपर आई थी, तो रेजिस्टिविटी का ये क्या है, रेजिस्टिविटी अपोज करती है, लेकिन म्यू क्या करता है, हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए म्यू हमारा कहाँ नहीं आता, प्रोपोर्शनल नहीं आता, बल्कि कहाँ आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, जस्ट रो का क्या रहता है, उल्टा, इसलिए रो ऊपर आता है, म्यू कहाँ आता है, नीचे आता है। और म्यू अभी हमने पीछे पढ़ाया था कि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है। तो एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/μ L/A। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर, तो कहीं कहीं पे एस बराबर क्या लिखा होगा, 1/μ नॉट म्यू आर L/A भी लिखा होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, रिलक्टेंस। अगर हम रिलक्टेंस को देखें कि रिलक्टेंस भी तो सेम किसकी तरह है, जैसे रेजिस्टेंस है उसकी तरह है, तो रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू या V इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, IR लिखते हैं, या R इज इक्वल्स टू V अपॉन I लिखते हैं। तो यहाँ पर हम रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, MMF अपॉन फाई। ये फ्लक्स के होने का अपोज कर रहा है ना, तो जैसे वहां लिखते थे R बराबर V अपॉन I, तो V की जगह यहाँ MMF है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जगह, और करंट की जगह यहाँ क्या है, फ्लक्स है, तो फ्लक्स का अपोज करता है ना, तो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो यूनिट यहाँ से एस की क्या निकल गई, एमएमएफ की क्या है, एम्पियर टर्न, फ्लक्स की क्या है, वेबर, तो एम्पियर टर्न पर वेबर इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पर यूनिट हो जाती है, तो यूनिट यहाँ से लिख लेना। तो एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, एमएमएफ अपॉन फाइव। अब अगर मान लो कोई मैग्नेटिक सर्किट है और उस मैग्नेटिक सर्किट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बना रखा है, ये कोई मैग्नेटिक सर्किट है, इतना पार्ट लोहे का बनाया, इतना पार्ट में उसमें एयर कर दी, इतना पार्ट स्टील का करा, इतना पार्ट निकिल का करा, मतलब इसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बना सकते हैं ना। जब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट करेंगे तो हमें पता है म्यू आर बदलेगा, और हो सकता है लेंथ भी अलग अलग हो जाए, लेंथ भी क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, उस कंडीशन में एस क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर सर्किट हमारा सीरीज में कनेक्ट है, सर्किट हमारा किस में कनेक्ट है, अगर सीरीज में कनेक्ट है, सीधे सीधे टुकड़े उसके करे हुए हैं किसी सर्किट के,
तो जो हमारा रिलक्टेंस भी होता है, टोटल रिलक्टेंस हमारा क्या होता है सीरीज के लिए इस तरीके से ऐड होता है, किसमें, सीरीज में, सेम रेजिस्टेंस की तरह। लेकिन अगर हमारा सर्किट पैरेलल है, जो हमने कॉइल बनाई है, मैग्नेटिक सर्किट बनाया है, वो कैसा बनाया, पैरेलल। ट्रांसफॉर्मर में देखोगे एक कोर टाइप होता है, एक शेल टाइप। शेल टाइप में ऐसे अलग अलग लिंब बन जाते हैं। अगर हमारा सर्किट क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल सर्किट सेम रेजिस्टेंस की तरह ही टोटल रिलक्टेंस निकलता है 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3, इस तरीके से निकलता है। ये किसके लिए है, अगर सर्किट हमारा जो रिलक्टेंस निकालना है वो पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में निकालना है। तो रिलक्टेंस का इक्विवेलेंट निकालने का भी तरीका है। रिलक्टेंस अगर हमारा सीरीज में ही निकालना है, मतलब कि छोटे छोटे सर्किट सीरीज में जुड़े हैं तो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, पैरेलल में जुड़े तो डायरेक्टली। एस का फॉर्मूला यही लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। फाई दिया है तो ये लगा सकते हो, अगर एमएमएफ सेम है, फाई दिया है अलग अलग सर्किट का तो ये लगाओ, अगर लेंथ और एरिया और म्यू आर दिए तो ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिलक्टेंस। अब जैसे रेजिस्टेंस में होता था कि रेजिस्टेंस का अपोजिट तुम्हारा क्या होता था, कंडक्टेंस होता था। रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता था, कंडक्टेंस। ऐसे रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस का अपोजिट होता है परमियंस। क्या होता है, परमियंस। इसे पी से भी शो कर देते हैं या इस तरीके का भी सिंबल बना देते हैं, ए में बस डैश नहीं होता। तो परमियंस इज इक्वल्स टू होता है 1/S। तो यूनिट क्या हो गई, वेबर पर एम्पियर टन। तो परमियंस हमारा क्या होता है, जो अपोज करता है। जैसे वहां कंडक्टेंस था या परमियंस है, ये हमारा क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था रिलक्टेंस। परमियंस क्या करता है, एक तरीके से हेल्प, जैसे म्यू होता है उसी की तरह ये मैग्नेटिक फील्ड के सेटअप होने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वो प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कराने में इंक्रीज करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, परमियंस कहलाता है। ठीक है, तो एक टर्म हमारी क्या हो गई, परमियंस यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लीकेज फ्लक्स। ठीक है, लीकेज फ्लक्स। फ्लक्स को किससे शो करते हैं, फाई से शो करते हैं। लीकेज को दिखाना है तो फाई एल यहाँ पर लिख दो। ठीक है, लीकेज फ्लक्स क्या होता है, देखो मान लो कोई मैग्नेटिक सर्किट है, कोई ये मैग्नेटिक सर्किट है हमने यहाँ पर मान लिया, और इसमें कोई कॉइल हमने क्या कर रखी है, यहाँ लपेट रखी है। तो इसमें जो ये फ्लक्स फ्लो कर रहा है, ये तो टोटल फ्लक्स हो गया कि मान लो इसमें ये क्या कर रहा है, फाई फ्लक्स फ्लो कर रहा है सारे में। ठीक है, तो जो ये हमारा क्या हो गया, टोटल फ्लक्स हो गया, या ये कह सकते हैं जितना फ्लक्स हमारा इससे जा रहा है, जितना फ्लक्स हमारा इस कॉइल से जाएगा, वो वाला फ्लक्स तो हमारा होता है यूजफुल फ्लक्स। जितना फ्लक्स हमारा किससे फ्लो होता है, कॉइल से, मतलब ये मैग्नेटिक सर्किट से, मैग्नेटिक सर्किट में से, कोर में से जितना फ्लक्स फ्लो करता है वो फ्लक्स होता है हमारा यूजफुल फ्लक्स। लेकिन जैसे ये कॉइल यहाँ लपेट रखी है, कुछ फ्लक्स हमारा क्या चला जाता है, ऐसे साइड से चला जाता है। कुछ फ्लक्स हमारा ऐसे क्या निकल जाता है, साइड से निकल जाता है। ये फ्लक्स कॉइल से तो जा रहा है, देखो कॉइल को तो कट कर रहा है, लेकिन ये फ्लक्स हमारा किससे नहीं जा रहा, कोर से नहीं जा रहा। मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक सर्किट है, कोर है, कोर से नहीं जा रहा। तो ये वाला फ्लक्स हमारा होता है लीकेज फ्लक्स। ये हमारा कौन सा होता है, लीकेज फ्लक्स। लीक हो गया मतलब वो, ये कहां से कोर हो, क्या कहां से लीक हो गया, कोर से। तो जो फ्लक्स हमारा कोर से ना जाके कोर के किनारे किनारे से कॉइल से होके चला जाता है, वो हमारा फ्लक्स क्या होता है, लीकेज फ्लक्स। एक तरीके से एयर से जा रहा है, यहाँ कॉइल नहीं है अंदर, यहाँ कॉइल नहीं है, हवा है, यहाँ एयर है, तो एयर से जा रहा है, कोर से नहीं जा रहा है, ये हमारा होता है लीकेज फ्लक्स। और जितना फ्लक्स हमारा क्या जाता है, कोर से जाता है, वो हमारा क्या होता है, यूजफुल फ्लक्स। तो टोटल क्या हो गया हमारा, टोटल हमारा क्या हो गया, ऑल फ्लक्स गिवन फ्लक्स, या टोटल जनरेटेड फ्लक्स हो गया। तो एक हमारा होता है यूजफुल फ्लक्स और एक हमारा क्या होता है, लीकेज फ्लक्स। ठीक है, और एक फ्लक्स होता है, मान लो ये सर्किट यहां से हट रहा होता, मान लो ये सर्किट हमारा यहां से क्या होता, हट रहा होता, तो तब इस कंडीशन में यहाँ एक लीकेज है ना, देखो यहाँ क्या है, एक लीकेज है। तो इस कंडीशन में यहाँ एक क्या बन जाता है, एयर गैप बन जाता है, एयर गैप बन जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, कब कुछ फ्लक्स तो चलो हमारा ऐसे चला गया, लेकिन कुछ फ्लक्स यहाँ ऐसे साइड से भी जाता है। तो ये जो साइड से फ्लक्स ऐसे जा रहा है, इसने हमारा एयर गैप दिखने में तो इतना था,
इसने एयर गैप कितना कर दिया, बड़ा कर दिया ना, इतने की जगह एयर गैप यहां तक फैला दिया। यहां पर जो अगर हम लीकेज फ्लक्स दिखाते कि सर्किट से नहीं जा रहा, एयर गैप बस ये होता, एयर गैप में से फ्लो करने वाला, एयर में से फ्लो करने वाला ही तो लीकेज है, लेकिन ये फ्लक्स यहां से भी जा रहा है, सर्किट को क्रॉस कर रहा है यहां से भी, तो इसका मतलब इसने जो एयर गैप था उसको थोड़ा और क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये वाला जो फ्लक्स होता है, ये वाला फ्लक्स होता है फ्रिंजिंग फ्लक्स। क्या होता है, फ्रिंजिंग फ्लक्स, जो हमारे एयर गैप जितना रियल में है उससे इसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फ्रिंजिंग फ्लक्स होता है। ठीक, एक हमारा होता है जैसे लीकेज फ्लक्स हमने पढ़ा ना, तो यहाँ होता है हमारा लीकेज कॉफिशिएंट। क्या होता है, लीकेज कॉफिशिएंट, लीकेज कॉफिशिएंट, इसे हम शो करते हैं लैम्डा से। किससे हम शो करते हैं इसे, लैम्डा से शो करते हैं, चाहे इसे ऐसे लीकेज कॉफिशिएंट करके लैम्डा से क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी शो कर सकते हो। अब ये लीकेज कॉफिशिएंट तुम्हें क्यों दिखाया, लीकेज कॉफिशिएंट सेम जैसे यहाँ पर लीकेज का पढ़ रहे हैं, ऐसे हमारा क्या होता है, लीकेज कॉफिशिएंट होता है। कहीं कहीं पे इसे लीकेज कॉफिशिएंट की जगह क्या भी लिखा होगा, लीकेज फैक्टर भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा किसका फैक्टर है, किसके बारे में बता रहा है, ये लीकेज के बारे में बता रहा है। इसका टोटल फ्लक्स कहा था, एक टोटल फ्लक्स होगा इसमें। ठीक है, उस टोटल फ्लक्स में से कुछ ही फ्लक्स, मतलब कुछ फ्लक्स काम आया, कुछ फ्लक्स हमारा किससे चला गया, एयर से चला गया। तो यही हमारा ये होता है लीकेज कोफिशिएंट या लीकेज फैक्टर की वैल्यू। टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस लिखो या टोटल फ्लक्स लिखो, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय यूजफुल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स और यूजफुल फ्लक्स का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या शो करता है, लीकेज कॉफिशिएंट या लीकेज फैक्टर को शो करता है। अब देखो टोटल फ्लक्स हमेशा ज्यादा होगा, यूजफुल फ्लक्स थोड़ा सा कम होगा, जो एयर गैप में से चला गया, लीकेज हो गया, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये क्या है हमारा लीकेज फ्लक्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करते हैं, बीएच कर्व। क्या होता है, बीएच कर्व या मैग्नेटाइजेशन कर्व। देखो अगर हम बीएच कर्व ड्रॉ करते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, बीएच कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और बी, तो हमें पता है जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, करंट बढ़ता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होगा वो भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, बी इज इक्वल्स टू क्या बताया था, फाई अपॉन ए बताया था। तो फ्लक्स जितना इंक्रीज होगा हमारा बी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर हमारा मटेरियल नॉन मैग्नेटिक है, या मटेरियल हमारा किसमें, एयर में है, या मैग्नेटिक हमारा मटेरियल कैसा है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की कंडीशन में जो बीएच कर्व होता है वो हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर। किसके लिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के केस में हमारा क्या होता है, जो बीएच कर्व मिलता है वो हमेशा कैसा मिलता है, लीनियर मिलता है। क्यों, जैसे जैसे एच बढ़ाते जाते हैं ऐसे ऐसे ही बी की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है नॉन मैग्नेटिक में। या फिर हमारा ऑल्टरनेटिंग ये नहीं है, अगर हमारा जो करंट है वो ऑल्टरनेटिंग नहीं है, कैसा है, टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, और अगर टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रहा तो अभी हम क्या कहेंगे, हमारा जो बी मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कॉन्स्टेंट ही मिलेगा, लीनियर मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा किसमें भी होता है, अगर आइडियल मैग्नेटिक सर्किट हो, यहाँ भी बीएच कर्व हम लीनियर मान। लेकिन अगर हमारा जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक मटेरियल के केस में हमने पढ़ा था ना, बी इज इक्वल्स टू म्यू एच होता है, और म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच होता है। इसका मतलब अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसी रिलेटिव मैग्नेटिक सर्किट का, कोई किसी चीज का मैग्नेटिक सर्किट बना हुआ है, आयरन सिलिकॉन स्टील किसी का भी, उस केस में अगर हम देखें, अगर हम एच की वैल्यू इंक्रीज करें तो हमारा जो बी है लीनियरली नहीं बढ़ेगा, वो हमारा किसी वैल्यू के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इस तरीके से। और एक टाइम ऐसा आता है जब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब ये एक टाइम मान लो ऐसा आया, एच की एक वैल्यू ऐसी आई जिसके बाद हमारी ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ हम कहते हैं कि अब हमारी जो कोर है जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा है, उसमें जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फ्लक्स है वो कैसा हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स वो कांस्टेंट हो गया है, कि कोर सैचुरेट हो गई। अब इससे ज्यादा फ्लक्स इसमें और क्या नहीं हो सकता, सेटअप नहीं हो सकता। तो सैचुरेशन जब आता है
या सेचुरेट जब फ्लक्स हो जाती है तो उसके बाद जो हमारा बी की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। चाहे अब हम एच कितना भी इंक्रीज करें उसमें और मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं होता है। लेकिन उससे पहले अगर हम ये अपनी वैल्यू देखें तो ये क्या होती रहती है, इस तरीके से वेरी करती रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक हल्का सा पॉइंट ले ले, वहां हम ये कर्व लीनियर हल्का सा ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पूरे में देखें इसकी वैल्यू क्या होती रहती है, ये एक नॉन लीनियर कर्व हमारा होता है। ये तो बी एच का एक छोटा सा हमने बी और एच से बना दिया, ठीक है। इस छोटे से वैल्यू हम tan थीटा से निकाल सकते हैं। यहाँ पर टेंजेंट अगर निकालना चाहे किसी भी पॉइंट पर, हमने कहा था अगर कोई कर्व नॉन लीनियर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी किसी भी जगह एक सीधी लाइन खींचकर क्या निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या होता है, हिस्टेरेसिस पहले पढ़ेंगे लूप, कि अगर हम कोई सर्किट देखते हैं और उसमें क्या है, एसी सप्लाई दी जाती है तो इसका मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो जब हम टाइम के साथ चेंज होने वाली एक सप्लाई देते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसमें एक हिस्टेरेसिस वाली कंडीशन आती है। क्या होता है हिस्टेरेसिस, वो हम पहले ये बनाएंगे तभी देखेंगे कि हिस्टेरेसिस होता क्या है। तो हम बनाते हैं एक कर्व किसके बीच में, सेम बी और एच के बीच में। किसके बीच में, बी और एच। यहाँ पर वाई एक्सिस में वो चीज लेते हैं जो वेरी हो रही है और एक्स एक्सिस में जो हम वेरी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ क्या ले लिया, बी एच कर्व ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा, कोई मैग्नेटिक सर्किट को इंटेंसिटी बढ़ाई, सप्लाई बढ़ाई, करंट बढ़ी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो हम देखते हैं कि जब हम एच को बढ़ाते हैं तो बी की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है, और नॉन लीनियर बढ़ती है। अभी हमने पीछे बी एच कर्व से देख लिया कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, इस तरीके से नॉन लीनियरली क्या हुई, इंक्रीज हुई। और एक टाइम ऐसा आता है, एच की एक वैल्यू ऐसी आती है, मैक्सिमम वैल्यू भी इसे कह सकते हैं या कुछ भी, कि इस वैल्यू से ज्यादा हम अगर इसकी वैल्यू करें तो भी ये कर्व क्या आएगा, कांस्टेंट ही आ गया। तो हमने सैचुरेशन होने तक इसकी वैल्यू क्या करी, इंक्रीज करी। तो इस वैल्यू पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला वो क्या मिलता है, BM। अगर यहाँ हम ड्रॉ करें ये वैल्यू क्या आती है, BM, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को A नाम दे देते हैं। चलो ये पॉइंट क्या आ गया, A। अब हमें जब ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई तो हम अब क्या करते हैं कि अब हम इस H को घटा के देखते हैं। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू H की तो मिल गई, अब हम इस H को हटाने की जगह, बैटरी को हटाने की जगह, अब जितना H ये दिया था, यहाँ O से स्टार्ट करा था, अब हम क्या करते हैं, इस H को धीरे धीरे घटाते हैं। जब हम इस H को धीरे धीरे घटाते हैं तो ये कर्व इस तरीके से कम होता है। तो हम क्या देखते हैं, जिस तरीके से ये बड़ा था अब ये H उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा, कि H को घटाते घटाते देखो हम 0 पे पहुंच गए फिर से। तो जब हम 0 पे गए तो हमने क्या देखा, B की वैल्यू क्या नहीं हुई, 0 नहीं हुई। तो जब B 0 नहीं हुआ तो B की कोई ना कोई वैल्यू मिली। यहाँ पर A कहाँ है, B कह नहीं सकते, B से नहीं कह सकते, C कह दो, ठीक है। तो हमने देखा C पर B की कोई ना कोई वैल्यू है। इसका मतलब अगर हम एक बार मैग्नेटिक सर्किट को सप्लाई दें, इंटेंसिटी बढ़ाएं, मैक्सिमम तक ले जाएं, अब इंटेंसिटी अगर घटाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि H के 0 होने पर भी मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या नहीं होता, 0 नहीं होता है, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड उसमें रह जाता है। यही चीज हमारी हिस्टेरेसिस कहलाती है, कि जिस यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसके 0 होने पर भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या नहीं हुआ है, 0 नहीं हुआ है। यहाँ भी H को बढ़ाएंगे तो H और B का आपस में क्या होना, लैग करना, B का H से क्या करना, लैग करना, ही क्या कहलाता है, हिस्टेरेसिस कहलाता है, ठीक है। लैगिंग बिहाइंड B, लैगिंग बिहाइंड H, ठीक है। किससे लैग कर रहा है, H से। जो ये B H से लैग कर रहा है, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, हिस्टेरेसिस कहलाता है। तो ये C पर इसमें क्या हो गई, कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर स्टोर रहा। तो ये जो क्वालिटी होती है इस मटेरियल की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी H के 0 होने पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हुआ, ये जो इसकी प्रॉपर्टी होती है ये कहलाती है रेमेनेंस। क्या कहलाती है ये प्रॉपर्टी, रेमेनेंस या रिटेंटिविटी, रेमेनेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट या रिटेंटिविटी, ये चीज हमारी कहलाती है, ठीक है। ये क्या है, रिटेंटिविटी या रेमेनेंस। अब हम क्या, हमें इसे खत्म करना है, 0 करना है, तो हमने क्या करा, माइनस में सप्लाई दी। हमने ये वैल्यू अब किस में दी, माइनस में दी। तो जब हम इसे, चाहे इसे HC लिख, जब हम इसे हम माइनस में ले गए तो हम क्या करते हैं, जैसे ही माइनस में ले गए इसकी वैल्यू
अब धीरे धीरे क्या होनी शुरू हुई, घटनी शुरू हुई, घटनी शुरू हुई, घटनी शुरू हुई, इसकी वैल्यू यहाँ पे घटी। तो हमने ये चीज क्या नोट करी कि यहाँ पे तो h की कोई और वैल्यू है, यहाँ पर चाहे इसे c मत कहो, इसे खाली h कह दो, c इन्हें कह दो, कि यहाँ तो h की कोई और वैल्यू है जिसे हमने hc नाम दे दिया, माइनस hc, कि यहाँ माइनस आने पर hc अब कुछ ना कुछ है, लेकिन b क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो hc की एक वैल्यू यहाँ आई जिसपे b को हमें क्या करना पड़ा, 0। तो ये जो रिटेंटिविटी इसके अंदर थी, जो रेमेनेंस इसमें था, उसको खत्म करने के लिए जितना हमें अपोजिट फोर्स लगाना पड़ा, ये फोर्स कहलाता है कोएर्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स, कोएर्सिव फोर्स। और जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है उसको हमने क्या कहा, कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी ऑफ मटेरियल। और कौन सा फोर्स ये लगा, कोएर्सिव फोर्स, किसके लिए, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड रह गया था उस मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करने के लिए जो अपोजिट हमें क्या लगाना पड़ा, फोर्स इसमें लगाना पड़ा। अब हमने फिर से, बस इतना होता है एक तरीके से BH लूप, इतने में हमें समझ आ गया, लेकिन हमने फिर इसे कैरी फॉरवर्ड करा कि अगर हम इस HC का वैल्यू और बढ़ाते जाएं, तो हमने क्या देखा, अगर हम इस HC की वैल्यू और बढ़ाते जाएं तो ये कर्व और पीछे की तरफ ऐसे ही बढ़ता जाएगा, जैसे ये आ रहा था इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। और अब भी एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसके बाद ये लीनियर ऐसे हो जाएगा सीधे, तो वो वाला बनाने की नीड नहीं है, बस हमने मैक्सिमम जहां तक ये निगेटिव में जा सकता था मैग्नेटिक फील्ड, वहां तक इसे ले गए। तो ये वैल्यू हो गई इसकी h। जैसे ये पॉजिटिव में h मिला था, ये नेगेटिव में h मिल गया, कि यहां इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो ये माइनस BM आ गई, निगेटिव में मैग्नेटिक फील्ड जहां तक मैक्सिमम बना, ठीक है, ये h पे ये वैल्यू मिल गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने देखा कि इसे देखते हैं कि क्या पता इसको माइनस वाले को वापस ले जाने पे कोई 0 यहाँ लग कर मिले। तो जब हम इस h को फिर धीरे धीरे घटाते गए या पॉजिटिव साइड ले जाते गए, तो यहाँ भी हमने सेम देखा कि h के 0 होने पर b अभी भी क्या नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ है। यहाँ c नाम दिया था, यहाँ d दे दो, ये e, यहाँ f, तो ये 0 नहीं हुआ। तो यही चीज क्या बताई थी, रिटेंटिविटी बताई थी ना, रेमेनेंस प्रॉपर्टी हो गई। तो अब इसे 0 करने के लिए हमने क्या करा, h को यहाँ घटाया, तो जब h को यहाँ ले गए तो जाके ये 0 हुआ। तो कौन सा फोर्स हुआ, ये कोएर्सिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ, HC मतलब कोएर्सिव फोर्स के लिए। और अब इसे अगर हमने फिर बढ़ाया h को, तो हमें पता है कि मैक्सिमम तो इसकी इतनी ही है डेंसिटी, तो h तक ले जाएंगे तो मैक्सिमम डेंसिटी उसकी उतनी ही है, तो ये BM यहीं तक ही आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, हिस्टेरेसिस का लूप आ गया। ये क्या आ गया हमारा, हिस्टेरेसिस लूप। लूप क्यों, क्योंकि एक बंद सर्किट, एक बंद साइकिल है हमारी, तो ये होता है हमारा हिस्टेरेसिस लूप। ये क्या हो गया, कोएर्सिव फोर्स। ये क्या हो गई, रिटेंटिविटी। ये OC या OF हमारा क्या है, एक तरीके से रिटेंटिविटी। और हमने क्या करा, O से A चले, C D E F G A, ये पूरा एक क्या हो गया, हिस्टेरेसिस लूप हो गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि हिस्टेरेसिस लूप जब बनाइए हमें क्या शो कर रहा है कि जब भी हम h की वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, तो h के एक बार मैग्नेटिक फील्ड इसमें देने के बाद अगर हम देखते हैं, क्या चीज हम देखते हैं कि h की सप्लाई हम बढ़ाएं या घटाएं, कभी भी b उसके साथ 0 नहीं होता। b हमेशा h से थोड़ा क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है। तो b का h को लैग करना ही क्या कहलाता है, हिस्टेरेसिस कहलाता है। हिस्टेरेसिस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक इंटेंसिटी को लैग करना ही हमारा हिस्टेरेसिस कहलाता है। ठीक है, ये हमारा हिस्टेरेसिस होता है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, लॉस होते हैं। अब हमारे कोर में कुछ क्या होते हैं, लॉस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोर लॉस या आयरन लॉस। आयरन या फिर क्या कहेंगे, कोर लॉस। ठीक है, आयरन लॉस या कोर लॉस, इन्हें कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। ये हमारे हमेशा कब होंगे, अगर हमारा टाइम वेरिंग सर्किट होगा। कोर लॉस, आयरन लॉस हमेशा कब होते हैं, जब हमारा टाइम वेरिंग होता है। टाइम वेरिंग का मतलब जो हमारी वेव है, सप्लाई है, वो हमेशा टाइम के साथ क्या करनी चाहिए, वेरी। अगर हमारा फ्लक्स या सप्लाई टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी तो वहां पर हमारे क्या होगा, आयरन या कोर लॉस नहीं होंगे। तो इसके लिए हमारा टाइम वेरिंग फील्ड होना जरूरी होता है। टाइम वेरिंग फील्ड मतलब एसी सप्लाई, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड या फिर फ्लक्स या फिर सप्लाई हमारी क्या करें, वेरी करे, वहीं पर हम ये कोर लॉस या आयरन लॉस क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो कोर लॉस और आयरन लॉस को हम डिनोट करते हैं P से। ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस लॉस
पीएच कह सकते हैं, और एक होता है एडी लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस हमारे ये होते हैं। अब ये क्या होते हैं हमारे हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस? हिस्टेरेसिस हमारा क्या है, देखो जब हमने देखा कि यहाँ पर एक बार पॉजिटिव सप्लाई दी थी, तो पॉजिटिव सप्लाई देने पर कोई जैसे मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, इसमें हमारे डोमेन किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन हमारे क्या हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। लेकिन जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड की सप्लाई देते हैं पॉजिटिव में, तो ये सारे एक दिशा में हो जाते हैं पॉजिटिव में। जब इन्हें नेगेटिव देते हैं तो ये सारे नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाते हैं, सारे एक दिशा में। और जब निगेटिव डायरेक्शन देते हैं तो सारे निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ हिस्टेरेसिस वाले प्रोसेस से भी समझ सकते हो, जब हमने पॉजिटिव सप्लाई दी तो सारा मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में बना, जब हमने नेगेटिव सप्लाई दी तो धीरे धीरे सारा नेगेटिव फील्ड हमारा क्या बना, सारा मैग्नेटिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में बना। तो ये फील्ड बनता कम है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, जब हमारे जो उसके डोमेन है, जो एटम है, वो पहले एक डायरेक्शन में जाते हैं, फिर फील्ड देने पर दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, जब हम किसी भी सर्किट को, मैग्नेटिक सर्किट को या कॉइल को इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, जब हम उसे एसी सप्लाई देते हैं, तो एसी सप्लाई देने पर पॉजिटिव साइकिल में सारे डोमेन हमारे पहले एक डायरेक्शन में गए। फिर जब हमने नेगेटिव, जब सप्लाई चेंज हुई, एसी कहा था ना टाइम वेरिंग चाहिए, तो जैसे सप्लाई अपोजिट हुई तो सारे जो डोमेन थे वो सारे हमारे कौन सी डायरेक्शन में गए, अपोजिट डायरेक्शन में गए। पर लेकिन उन्हें कुछ समय तो लगता है एक डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जाने में। तो इसमें क्या होता है, जब वो सारे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो जो हमें कुल एनर्जी मिलती है, कुल पावर मिलती है, तो एक से दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ पावर उनसे लेते हैं जो हमें मेन पावर मिल रही होती है। तो इस वजह से सर्किट में हमारे क्या हो जाते हैं, जितनी पावर वो उससे ले रहे हैं, या कोर जो हमारी हीटअप हो रही है इस प्रोसेस की वजह से, बार बार एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, बार बार अणुओं को क्या करना पड़ रहा है, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, बार बार अपनी डायरेक्शन क्या करनी पड़ रही है, चेंज करनी पड़ रही है। सप्लाई पॉजिटिव आई, एक डायरेक्शन, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, बार बार एक तरफ से दूसरी तरफ वो क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जब वो एक तरफ से दूसरी तरफ किसी एरिया में मूव करते हैं, तो हमारी जो कोर होती है वो हीटअप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए बार बार क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी या सप्लाई वो कहाँ से लेता है, जो सोर्स से हमारी सप्लाई आ रही है वहीं से ही लेता है। तो हमारी सोर्स से जो सप्लाई आई, कुछ सप्लाई तो हमारी इसी में ही चली गई, तो ये वाले जो लॉस होते हैं वो हमारे, वो क्या कहलाते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हिस्टेरेसिस लॉस में, और बार बार वो होता भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना पड़ता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बार बार सेटअप होता है ना, पहले एक डायरेक्शन में हुआ, फिर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में, फिर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड तीसरी डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट में फिर से। तो इसके लिए हमारा कोर में क्या हो जाता है, कुछ लॉस। तो अगर हम कोर का मटेरियल इस तरीके से बनाए कि उसमें जो ये जो डोमेन है वो जल्दी जल्दी क्या हो जाए, एक दिशा से दूसरी डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाए, इतने फैले हुए ना हो। क्योंकि जो हम नॉर्मल मैग्नेटिक मटेरियल या आयरन वायरन लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा हमारे जो ग्रेन्स हैं, मतलब जो डोमेन है वो फैले हुए रहते हैं। अगर हम इस तरीके से मटेरियल लें कि वो जो डायरेक्शन है उनकी ऑलरेडी एक डायरेक्शन में क्या हो, ओरिएंट हो, तो आसानी होती है उनकी एक से दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील या फिर CrGO लेते हैं, ताकि हमारा हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाए, कम। ये खत्म कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज करने पर हमारे डोमेन एक से दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे ही, और जब वो बार बार डायरेक्शन बदलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा ही एनर्जी का, एक से दूसरी डायरेक्शन में जाने पर। इसलिए हम कहते हैं कि जितना मटेरियल ज्यादा होगा वॉल्यूम, उतना हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होंगे, जितना मटेरियल का वॉल्यूम कम होगा उतने हिस्टेरेसिस लॉस क्या होंगे, कम होंगे। कह सकते हैं ऐसी फ्रीक्वेंसी, जितनी तेज फ्रीक्वेंसी बदलेगी, जल्दी जल्दी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होंगे। जितनी आराम आराम से वो चेंज होगा उतने ही हिस्टेरेसिस लॉस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, और सेम मैग्नेटिक फील्ड, जितना हाई मैग्नेटिक फील्ड तक गए उतना ही वापस जीरो से नेगेटिव जाने में ज्यादा हिस्टेरेसिस लॉस होंगे, जितना कम गए वो मैग्नेटिक मटेरियल तक उतना ही हिस्टेरेसिस लॉस क्या होंगे, कम। इसलिए जो हमारा नैरो फील्ड होता है, नैरो वाले में हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, कम होते हैं। अगर हमारा हिस्टेरेसिस लॉस मतलब जो हिस्टेरेसिस लूप है वो हमारा क्या बना, वाइड बना, नैरो ना बन के, वहां हमारे हिस्टेरेसिस लॉस क्या होंगे, ज्यादा ही होंगे। तो जो हमारे हिस्टेरेसिस लॉस होता है पीएच से शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है KH Vm की पावर x, अब इसे स्क्वायर लिखने लग गए हैं, इंटू F
इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहे लिखो या वॉल्यूम को KH हिस्टेरेसिस कांस्टेंट में ही ला सकते हो। ये हमारे स्टेनमेंस थे, एक साइंटिस्ट, उन्होंने ही ये फॉर्मूला दिए थे, तो इसलिए KH को कभी कभार हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं और स्टेनमेंस कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है मटेरियल पे कि हमने CrGO लिया है, सिलिकॉन स्टील लिया है, किस तरीके का मटेरियल लिया है। देखो जब हम CrGO ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, स्टैटिक डिवाइस लेते हैं कोई भी, तो स्टैटिक डिवाइस में हमेशा जो सिलिकॉन मिलाया जाता है वो 4% मिलाया जाता है। जब कभी भी हम रोटेटिंग डिवाइस लेते हैं तो रोटेटिंग डिवाइस में हमारा ये 2% सिलिकॉन मिलाया जाता है, इन लॉसेस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। तो ये तो हमारा हो गया क्या, हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला। लॉस है, पावर का ही लॉस हो रहा है, तो यूनिट तो हमारी क्या होगी, वॉट ही होगी। ठीक है, BM क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी। एक्स क्या है, फैक्टर कि हमने कौन सा मटेरियल लिया है, सिलिकॉन स्टील लिया है, क्या लिया है, तो ये कितना होता है 1.5 से 2.5 के बीच में होती है एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1.5 से 2.5 के बीच में होती है, जो कि अब 2 रखी जा रही है। तो कुछ कुछ बुक्स में जो अब होंगे उसमें तो दी होगी, वरना पुरानी किसी में भी बुक्स में ये नहीं दी होगी। बाकी ये फ्रीक्वेंसी होती है और वी तुम्हारी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर, कोर की वॉल्यूम। हिस्टेरेसिस लॉस याद रखना, हिस्टेरेसिस लॉस हमारा वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं हमारे हिस्टेरेसिस लॉसेस। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी जैसी होगी वैसे ही हमारे क्या होंगे, हिस्टेरेसिस लॉस। नेक्स्ट हो गए हमारे एडी करंट लॉस। नेक्स्ट हमारे क्या है, एडी करंट लॉस, इसे हम PE से डिनोट करते हैं। एडी करंट लॉस हमारे क्या होते हैं, जब हम कोई कोर होती है, उस कोर में हमने क्या दिया, हमने फैराडेज लॉ लगा के क्या कहा कि किसी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, कोई कोर है उसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, EMF प्रोड्यूस हो जाता है। मान लो ये आयरन की एक इस तरीके से पूरी एक आयरन कोर है, इसमें हमने क्या करा, चेंज करता हुआ फ्लक्स दिया, फ्लक्स चेंज हुआ, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, एक EMF प्रोड्यूस हुआ। अब जब EMF प्रोड्यूस होता है और ये आयरन की कोर बहुत मोटी है मान लो, तो उस EMF को ये लगता है कि ये क्लोज सर्किट है, ये जो आयरन की कोर है ना, उसे ऐसा लगता है इस कोर के ये अलग अलग पाथ ऐसे लगते हैं जैसे ये क्लोज सर्किट, इसमें बहुत सारे क्लोज सर्किट है इस आयरन की कोर को। तो जब क्लोज सर्किट देखता है कोई जिसमें EMF प्रोड्यूस हुआ है और उसे लगता है ये सर्किट क्लोज है, जैसे कहा था कि अगर किसी कॉइल में EMF प्रोड्यूस हो रहा है, उस कॉइल को हम 2 तार से क्लोज कर दें तो उसमें करंट भी फ्लो होगी। तो ऐसे ही जब यहाँ पर एक EMF प्रोड्यूस होता है और ये कोर मोटी रहती है, तो उन्हें क्या लगता है जो EMF प्रोड्यूस हुआ है कि ये एक बंद सर्किट है, और जब एक क्लोज सर्किट देखता है तो वो इसमें क्या फ्लो करानी शुरू कर देता है, करंट। तो इसमें जैसे जैसे इसे लगता है, जहां जहां अलग अलग पूरी मोटी एक कोर होती है, जैसे मान लो ये मोटी एक कोर है, इसे ऐसा लगा कि अलग अलग सर्किट है इसमें बहुत सारे क्लोज क्लोज, तो इसमें अलग अलग ही क्या फ्लो होने लग जाती है, बहुत सारी इस तरीके से, बहुत सारी इसमें क्या फ्लो होने लग जाती है, करंट फ्लो होने लग जाती है। और क्योंकि करंट का एक क्या बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एडी करंट। एडी मतलब भंवर, करंट का क्या ग्रुप, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, एडी करंट। अब इस तरीके से ये सर्किट दिखने लगता है कि इसमें करंट ही करंट, बहुत सारी क्या फ्लो होने लग गई, करंट फ्लो होने लग जाती है। अब क्योंकि लेंज लॉ क्या कहता है कि जो EMF प्रोड्यूस हुआ वो उसका अपोज करता है जिसके कारण ये क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। तो जो EMF प्रोड्यूस होता है उसी की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, करंट प्रोड्यूस होगी, तो इसका मतलब करंट भी अपोज करेगी जिससे वो प्रोड्यूस हुई है। तो जो मेन करंट होती है उसकी डायरेक्शन तो होती है मान लो ऐसे, तो जो एडी करंट प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन जस्ट इसकी कैसी रहती है, अपोजिट। तो तुम्हें भी पता है कि अगर अपोजिट करंट फ्लो किसी में कर रही है तो वो सर्किट में क्या करेगी, लॉस करेगी, सर्किट को क्या बना देगी, धीमा। अगर कोई सर्किट मान लो कोई मोटर घूम रही है तेज तेज और एडी करंट अपोजिट उसमें प्रोड्यूस हो रही है, तो वो उसको क्या बना देगी, स्लो कर देगी, क्योंकि उसकी पावर में, जिस पावर से वो मूव कर रही है उसकी पावर में से कुछ लॉस हो जाएंगे। जैसे I² R टोटल लॉस हुए तो इसकी वजह से भी I² R लॉस हो जाएंगे, लेकिन अब वो I² R लॉस मेन में से ये वाले लॉस कैंसिल ही तो होंगे, घटेंगे ही तो, क्योंकि मेन करंट पॉजिटिव है और ये वाली करंट क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, एडी करंट की वजह से होने वाले लॉसेस को हम क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस कहते हैं। किसकी वजह से हुई, मेन कोर की वजह से हुई ना। तो एडी करंट लॉस हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, BM पे भी डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे भी कर रहे हैं, मेन थिकनेस ऑफ कोर पे भी डिपेंड करते हैं। तो ये हमारा एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होगा। कई बार T² को अलग ना दिखा के KE के अंदर लिख देते हैं और लिख देते हैं इस फैक्टर में ये चीजें इंक्लूड होती हैं। KE हमारा सेम एडी करंट कोफिशिएंट या फिर स्टेनमेंस कोफिशिएंट होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अब ये मोटी कोर है ना, एडी करंट लॉस को कैसे कम करा जा सकता है, ये कोर क्या है, बहुत मोटी है, इस कोर को अगर हम पतले पतले पार्ट में क्या कर दें, डिवाइड कर दें और जोड़ के एक ही बनाए, ताकि सर्किट भी वही रहे और कोर को ऐसा भी ना लगे कि ये क्लोज सर्किट है। तो अगर हम कोर को क्या कर देते हैं, इस कोर को पतले पतले पार्ट में अपने आप ही इसका क्या कर देते हैं, लैमिनेशन। तो कोर को इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पतले पतले थिक, बहुत थिन थिन 0.3 से 0.5 के आसपास, मतलब 0.5 से ये ऐसी रहती है 2 पॉइंट समथिंग तक, वो डिपेंड करता है कि कितने हर्ट्ज पे काम कर रहा है। और जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही थिकनेस क्या हो जाती है, कम, और 0.01 0.03 ऐसी ऐसी थिकनेस होती है हाई पे थिकनेस बहुत पतली हो जाती है, और अगर हाई लो फ्रीक्वेंसी है तो थिकनेस थोड़ी मोटी होती है, जैसे हम कहते हैं 0.35 mm होती है हमारी कितनी पे, 50 हर्ट्ज पे, ठीक है। तो 0.3 से ऐसी 2 पॉइंट समथिंग तक इसकी mm में थिकनेस रहती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और अलग अलग सर्किट पे डिपेंड करता है। अब हम क्या करें, कोर को पतला पतला लैमिनेट कर दें, कि पतले पतले हिस्से में बांटें और उसे कोई आइसोलेटर लगा के, इंसुलेटर लगाकर उस पर क्या कर दें, ग्लू वगैरह लगाकर अगली कोर, फिर अगली कोर, अगली कोर इंसुलेट करके आपस में क्या कर दें, कंबाइन कर दें। अब उसे क्या लगता है, अब इसे एक बड़ा सर्किट ये नहीं लगता बल्कि छोटा सर्किट लगता है, जिसकी वजह से कई बार कोर में वो जो पतला पतला छोटा सर्किट बनाया सिर्फ उसी में ही करंट फ्लो करते, तो इतनी हाई करंट या इतनी हैवी करंट उस सर्किट में क्या नहीं करती, फ्लो नहीं करती। तो एडी करंट को कम करने का क्या तरीका है कि कोर को हम क्या कर दें, लैमिनेट कर दें। कोर को अगर लैमिनेट करेंगे तो उसे पूरा सर्किट क्या नहीं दिखेगा, क्लोज नहीं दिखेगा। ये खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि जब कोर को लैमिनेट भी करा तो अब भी उसे कोई ना कोई सर्किट तो दिखा, हाँ पूरा सर्किट नहीं दिखा, क्योंकि जब कोर अलग कर दी तो पूरी मोटी कोर था उसे दिखी नहीं, लेकिन अब क्या दिखी, कम एडी करंट होगा, कि उसे पतली कोर कोई दिखी, तो उसमें फ्लो जो होगी करंट वो कैसी होगी, पहले की तुलना में कम, और टोटल एडी करंट भी कैसी होगी, कम होगी। तो इसलिए हम कोर को क्या कर देते हैं, अगर पतले पतले हिस्सों में बांटते हैं, लैमिनेट मतलब छोटे छोटे हिस्से में बांटें, लैमिनेट करें, फिर आपस में चिपकाएं, तो अब उसे पूरी को क्या नहीं लगेगा, पूरी एक कंप्लीट कोर नहीं लगेगी, जिसकी वजह से ईएमएफ भी उतना ही प्रोड्यूस हुआ, मेन करंट भी उतनी ही गई, लेकिन अब जो एडी करंट है उसकी वैल्यू पहले से क्या हो गई, बहुत कम हो जाती है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एडी करंट। किस किस पे डिपेंड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, थिकनेस पे। तो थिकनेस ही हमें कम करनी है, एडी करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारे क्या हो गया, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में हो गया कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, उससे रिलेटेड जितनी चीजें अभी आगे तुम्हें यूज करनी है इस यूनिट में, उससे नेक्स्ट यूनिट में, वो सब इस सर्किट में यहाँ पर क्या कर दी गई है, पढ़ा दी गई है। और इसे अब तुम्हें क्या करना है, बस रिवाइज करना है और आगे वाले सर्किट को या आगे वाले चैप्टर को यहाँ पर कंटिन्यू करना है। ठीक, ये सब हमने, अच्छा ये यूनिट 2 यहाँ पर लिखा है, सॉरी ये यूनिट 3 है ट्रांसफॉर्मर की, ये हमारी किसकी है, यूनिट 3 ट्रांसफॉर्मर में है हमारा मैग्नेटिक सर्किट। एसी चैप्टर एसी से स्टार्ट करा था, ये हमारी किसके, अच्छा ये चीज ध्यान से देख लेना, ये हमारा किसमें है, यूनिट 3 में है। यूनिट 3 का ये पार्ट है ट्रांजिस्टर का, जिसका पहला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सेकंड ट्रांसफॉर्मर से स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्मर पढ़ने से पहले ये सारी चीजें हमें पता होनी जरूरी थी, इसलिए हमने क्या करा, ये सारा पार्ट आपको पहले ही बता दिया। अब जो जो चीजें इसमें से यूज होंगी वो सारा सेकंड मतलब थर्ड फोर्थ आगे की यूनिट में देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर हम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को हम इसी टॉपिक के साथ खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।